हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इससे पहले की जितनी भी वीडियो हुई है मेरी, उसमें मैंने डिस्कस करा है अपनी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर के रिगार्डिंग। उसमें डिसीज कौन सी आती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स कौन सी होती है, इम्यूनिटी के बारे में। डिफरेंट काइंड्स की इम्यूनिटी होती है उसमें, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, डिफरेंट काइंड की इम्यूनिटी के बारे में, डिफरेंट काइंड की इम्यून सेल्स के बारे में, उनमें सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, कितने क्वेश्चन के बन सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चन फ्यूचर के जो है नीट एग्जाम होने वाला है इसमें बन सकते हैं, और कौन कौन से पीवाईक्यूज अब तक आए हैं, और ये एक तरीके का क्वेश्चन बैंक होने वाला है आपके लिए। तो इसके अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सबको हम देखेंगे, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सारी चीजों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और ईच क्वेश्चन का आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहीं पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, if you suspect major deficiency of an antibody in the person, to which of the following would you like to look for a confirmatory evidence? मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी पेशेंट के अंदर मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी है तो आप उसमें क्या चीज सस्पेक्ट होगी, आप उसको क्या चीज ऐसी डायग्नोस करोगे। तो बेटा एक चीज देखो, अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी होगी तो बेसिकली वो किस में प्रेजेंट होती है? सीरम के अंदर। ठीक है, सीरम के अंदर। जब जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर से हम दो चीजें निकालते हैं, एक होता है बेटा सिरम, एक होता है बेटा प्लाज्मा। ठीक है, और बाकी जो होता है वो होता है सेल। ठीक है, सिरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है? सिरम के अंदर बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली ये कंटेन करता है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन जितने भी होते हैं। ठीक है, सीरम के अंदर आपके प्रोटीन्स कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होते हैं वो मेनली मेजर होते हैं, और आप लोग जानते हैं एंटीबॉडीज किस में होती हैं? एंटीबॉडीज को हम और क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है? तो पहले का आंसर क्या होगा? सीरम ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन मिल्क? ह्यूमन मिल्क को, फर्स्ट मिल्क जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजी ए। ठीक है, आईजीएम किसकी तरह वर्क करती है? आईजीएम एक्ट एज अ रिसेप्टर, और इसी को हम अर्ली एंटीबॉडी कहते हैं। आईजी ए होती है, ये आपकी कोलेस्ट्रम में होते हैं। आईजी डी होती है, ये रिसेप्टर बीसीआर की तरह वर्क करती है। बी सेल रिसेप्टर जिसे कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट होती है आईजी। आईजी ये एलर्जी में काम आती है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन जितनी भी होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, मतलब एक तरीके से जब हम किडनी ट्रांसप्लांट के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट में या फिर किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत सारी चीजें मेजर फैक्टर होती है जो पेशेंट, जो डोनर होता है उसको रेसिपिएंट के ब्लड से मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसमें ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, या फिर हम कहीं इसमें एक एचएलए एंटीजन होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, उसकी मैचिंग की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ही ग्राफ्टिंग करी जाती है, आपका जो ऑर्गन होता है वो ट्रांसफर करा जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है? अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है तो उसमें हमारी सेल मीडिएट इम्यूनिटी का मेजर रोल होता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी का। तो इसमें पहला आंसर इसका क्या हो गया? थर्ड का, सेल मीडिएट इम्यूनिटी का ए। क्लियर है? फोर्थ वन, in higher vertebrates, the immune system can distinguish between its own cell and the foreign cell. This property is lost due to genetic abnormality and it attacks its own cell. जहां पर own cell and then it leads to, मतलब जब कोई बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होती है वो खुद की सेल्स पे ही एक्ट करने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। हाशीमोटो डिसीज, हाशीमोटो
डिसीज, और भी बहुत सारे एग्जांपल थे। एल ई सेल, ल्यूपस एरिथ्रोमैटोसस जिसे कहते हैं। और कौन से थे? आपने ऑटो इम्यून डिसीज में एस सी आई डी और क्रोन्स डिसीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। ठीक है, ये सारी आपकी ऑटो इम्यून डिसीजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरफेरॉन मेक द सेल्स रेसिस्टेंस टू बैक्टीरियल अटैक, प्रोटोजोल अटैक, माइक्रोबियल अटैक और वायरल अटैक। देखो, इंटरफेरॉन्स मेनली जो वर्क करते हैं ना, इंटरफेरॉन्स दो तरीके के इंटरफेरॉन्स होते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, टाइप 3 भी होते हैं। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और ये टाइप सेकंड वाले में होता है, एक होता है गामा। बेटा जो अल्फा बीटा होते हैं ना, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करती है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये जो गामा वाला होता है, ये सिक्रीट करता है इम्यून सेल्स। ये इम्यून सेल्स मेनली, इम्यून सेल्स कौन सी? आपकी एन के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जिन्हें कहते हैं, वो सिक्रीट करती है। तो क्लियर हुआ। तो इंटरफेरॉन्स मेक्स द सेल रेसिस्टेंस टू वायरल अटैक। बेसिकली वायरल वायरल जो सेल्स होगी, जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होगी, तो वो सिक्रीट करेंगे आपके इंटरफेरॉन्स, और सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा, और फाइनली जो वायरल कंटेमिनेटेड सेल्स हैं उनको किल कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एलर्जन रेफर्स टू ऐसा स्पेसिफिक एंड वीक एंड मेमोरी सेल्स और फीवर प्रोड्यूसिंग केमिकल। द फीवर प्रोड्यूसिंग केमिकल, जब किसी को एलर्जी होती है या फिर कोई एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, तो एक दो तरीके के केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में से। जो आईजीई एंटीबॉडी होती है, आईजीई एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है एलर्जन के अगेंस्ट, और वो आईजीई एंटीबॉडी एक्ट करती है किसके ऊपर? आपके मास्ट सेल के ऊपर, मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल के ऊपर, और मास्ट सेल रिलीज करती है दो तरीके केमिकल। एक होता है आपका हिस्टामिन, एक दूसरा होता है आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो ये दोनों रिलीज होते हैं, और ये क्या है? केमिकल्स हैं, और इनके फीवर में इन्हें फीवर आता है और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज स्टार्ट होते हैं, फीवर होता है। ठीक है, और भी काफी ज्यादा जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज वर्क करते हैं, फीवर का आना और हेडेक, और हम बात करें नोजिया, नोजिया, ये सारी चीजें फील होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, पायरोजन आर द केमिकल्स रिलीज बाय, पायरोजन किसकी जरूरत? पायरोजन का मतलब होता है, देखो बेटा, पायरोजन, ठीक है, पायरोजन का मीनिंग होता है कि सब्सटेंस, सब्सटेंस, या फिर हम कहें पैथोजन, पैथोजन विच कॉज पायरेक्सिया, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब क्या है? पायरेक्सिया का बेसिकली बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है फीवर। फीवर को ही हम पायरेक्सिया कहते हैं। तो जो फीवर को कॉज करेगा उसे हम कहेंगे पायरोजन्स। तो इसमें से कौन कौन से होता है केमिकल रिलीज बाय पायरोजन? पायरोजन एंटीबॉडीज। बेसिकली पायरोजन क्या होते हैं? एक तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में फीवर को कॉज करेंगे। पायरोजन्स आर द केमिकल्स रिलीज बाय एंटीबॉडीज। Pyrogens are the chemical, pyrogens are the chemical released by pathogen WBCs. Wait a minute. Pyrogens are the chemicals released by antibodies. So sorry. Wait a minute. इसमें आएगा पैथोजन, क्योंकि पैथोजन क्या होता है? जो फीवर कॉज करते हैं, और पैथोजन ही होते हैं बेसिकली आपके। अब यहाँ पे लिखा भी था तो मेरे थोड़ा दिमाग से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ। पायरोजन बेसिकली वो होते हैं जो पायरेक्सिया को कॉज करते हैं, और ऐसे पायरोजन को हम पैथोजन, बेसिकली पायरोजन आर द पैथोजन। ठीक है, पायरेक्सिया मींस फीवर, एंड पायरोजन व्हिच कॉज फीवर, इट्स नोन एज पायरोजन, एंड पायरोजन बेसिकली आर पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर क्या है? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का 9, which of the following are the autoimmune disorder? Which of the following are the autoimmune disorder? Autoimmune disorder इसमें कौन से? बहुत सारे
एली सेल है, ठीक है, ऑटोइम्यून एसएलई सेल है, अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और आपका मिस्थीनिया ग्रेविस है। ये इस तीनों के तीनों आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट, सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इज कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज अ फॉरेन बॉडीज। हाँ ठीक है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। भाई ये तो गलत हो गया सीधा सीधा, ये हमारा सही हो गया सीधा सीधा। तो भाई इसमें क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट, which of the following reason is mainly responsible for the graft rejection in the transplantation of a organ? ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन। मेजर रीजन कौन सा होगा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, इसे बता चुका हूं पहले भी, ये काफी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बार बार आया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, हाँ होती है। इट इज अ मेमोरी, हाँ होती है। इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज एंड द सेल, हाँ होती है। इट इज, हाँ इनकरेक्ट ये है सी, ठीक है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो बेबी के अंदर बर्थ से पहले से ही नहीं, बल्कि वो थ्रू आउट द लाइफ, पैदा होने के बाद थ्रू आउट द लाइफ उसकी बॉडी में जनरेट होती है, ठीक है, या फिर हम कहें वो एक्सटर्नल बॉडी से बाहर आने के बाद बेबी को आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है, उसकी बॉडी में फॉर्मेशन होता है या फिर बाहर से दी जाती है। इसके बारे में मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप पार्ट सेकंड जो होता है मेरी वीडियोस का पार्ट सेकंड देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस वीडियो के अंदर आपको साथ साथ सारे काफी सारी चीजें भी क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने पायरेक्स या पायरोजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखते हैं, मैच करना है, ठीक है। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये एक तरीके की बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। इंटरफेरॉन्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस आर्मी ऑफ अ प्रोटीन। देखते हैं, कोलेस्ट्रॉम, इंटरफेरॉन्स, इनेट इम्यूनिटी एंड टी लिम्फोसाइट्स। सी का हो जाएगा बेटा सेकंड, सी का हो जाएगा सेकंड, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। एंड डी का हो जाएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट, बी का हो जाएगा आपका इंटरफेरॉन्स, बी का हो जाएगा आपका बेसिकली इनेट इम्यूनिटी फोर्थ, एंड टी, ए का हो जाएगा आपका थर्ड। क्लियर है, आर्मी ऑफ प्रोटीन। अभी कैसे कैसे हुआ है ये आपको बता देता हूँ। देखो, सी क्या होता है, सी क्या है हमारा, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स हमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी लिम्फोसाइट कौन से वाले, साइटोटॉक्सिक टी सेल वाले, ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और सी और हेल्पर वाले, टी हेल्पर वाले, और टी हेल्पर वाले ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। और डी का फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी होती है भाई, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉम में आईजी ए एंटीबॉडी होती है ना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा बी, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इंटरफेरॉन्स इनेट इम्यूनिटी का, इंटरफेरॉन्स। और ए जो होगा ये थर्ड, क्योंकि प्रोड्यूस आर्मी ऑफ अ प्रोटीन, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट्स के होते हैं हमारे, जो फाइनली आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं, आईजी ए, आईजी ई, आईजी डी, आईजी एम, आईजी जी, ये सारी एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ये सारी की सारी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन्स ऑफ आर्मी, प्रोटीन आर्मी। ये कोई कहने, ये थोड़ा समझने वाली बात है, प्रोटीन आर्मी से ऐसे कोई आर्मी वो खड़ी नहीं कर देती है, लेकिन बस बहुत सारे प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। चलने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर द मैच्यूरेशन इन द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स आर द, कौन कौन से ऑर्गन, बोन मैरो एंड द थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी स्प्लीन
lymph nodes and pair patches. तो ये तीनों के तीनों सेकेंडरी, सेकेंडरी, और ये प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी, और ये तीनों की तीनों भैया सेकेंडरी। क्लियर? नेक्स्ट, which type of immunity is present in the at the birth and it is non specific? कौन सी होती है ये नॉन स्पेसिफिक? देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट बर्थ, एट बर्थ, एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। देखो भाई, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जो बात करते हैं ये होती है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी इट्स काइंड ऑफ नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि ये उन्हीं सेल को खाएगी जो अल्फा और बीटा सिक्रीट करेंगे, ठीक है। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो गए। ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसमें तो भैया आईजी एंटीबॉडी से आ जाती है और ये बी सेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन आ जाते हैं सारे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। क्लियर? 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने वहां पर भी बताया था। देखो, एक दो हैवी चेन्स होती हैं बेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये लाइट चेन्स हो गई, यहाँ पर एन टर्मिनल होते हैं, ये भी इसका एन टर्मिनल, ये इसका सी टर्मिनल, ये इसका सी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये इधर एन, ये इधर, और ये रीजन होता है एंटीजन बाइंडिंग का, एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। और इसी रीजन को ही हम कहते हैं इसका पैराटोप, पैराटॉप। और एंटीजन का जो रीजन पैराटॉप पे बाइंड होता है उसे हम कहते हैं एपिटॉप, एपिटॉप। क्लियर हुआ? तो एंटीजन बाइंडिंग साइट एट सी टर्मिनल, ये तो गलत है, ये सही है। टू लाइट चेन टू है, ये सही है। हेल्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट ए क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, अभी बता चुका। द क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जी रिएक्शन इज आईजीई। आईजीए कोलेस्ट्रॉल में, आईडी आईजीडी एक्ट एज अ बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर। आईजीजी इज कॉल्ड लेट एंटीबॉडी, और इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जनरेट मेमोरी बी सेल्स, यही होती हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसी को हम लेट एंटीबॉडी भी कहते हैं, लेट एंटीबॉडी। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, फिर से अगेन रिपीटेड। इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज, अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये डिसीजेस से रिलेटेड होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की तरह कौन से होते हैं भाई? देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस, कैंसर, ये तो जेनेटिक ही होता है भैया, जीन्स में जब डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं। सिफिलिस जो होता है बैक्टीरिया, ये कौन सा है भाई? ये है प्रोटोजोआ, ये है प्रोटोजोआ। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व इस तरीके से किया जाता है। आप पहले सारे आंसर्स को देखिए, उन आंसर्स में से आपको ऐसा कौन सा लगता है कि जो आपने पहली बार सुना है, ठीक है, और आप बाकी तीनों के बारे में जानते हो, तो चौथा वाला डेफिनेटली आपका आंसर होगा। द एक्टिव फॉर्म, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंटामीबा हिस्टोलोटिका स्पीड्स अपॉन द, देखो एंटामीबा हिस्टोलोटिका कौन सा होता है आपका? अमीबा, ठीक है, अमोइबा, अमीबा, ठीक है। अमीबा जो होता है ये कहां पर रिसाइड्स करता है? इरेथ्रोसाइट्स में, म्यूकोजा एंड सबम्यूकोजा ऑफ अ कोलोन, ठीक है। ये यहाँ पे रिसाइड्स करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है और इन्हीं पे ही अपना फीड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी है? देखो, टिटनेस, टिटनेस कौन कॉज करता है? कोलेस्ट्रीडियम टिटानी। मम्स, मम्स ये एक वायरस है, मम्स वायरस ही मम्स डिजीज कॉज करता है। हर्पिस ये भी एक वायरस है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड जो कॉज करता है वो साल्मोनेला टाइफी, ये भी एक बैक्टीरिया है बेटा। और ये स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस ये भी एक वायरस है। कोलेरा एंड टिटानी, कोलेस्ट्रिडियम टिटानी और विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये सही हो गया, ये भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कॉन्ट्रैक्टेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब देखो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन से, कि जब जब कोई इंसान छींकता है, ठीक है, तो उसके द्वारा उसकी नेजल कैविटी के द्वारा एक काफी सारे ड्रॉपलेट्स एयर में रिलीज हो जाते हैं, जो आपके बैक्टीरिया या फिर कोई इंफेक्शियस पैथोजन को कैरी करते हैं एयर के अंदर, ठीक है। अगर आप उसी एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं तो
110% चांसेस है कि आप भी उसको इंजेस्ट कर लेंगे अपने नोज के जरिए। ठीक है, आपकी नोज के जरिए वो आपके लंग्स में जाएगा और वहां पे जाके वो कोलोनाइज होगा और आपको भी इन्फेक्शन होगा। तो जितने भी नेजल कैविटी से होने वाले इन्फेक्शन है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लंग्स पे जाकर के इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। चिकन पॉक्स ना, मलेरिया ना, निमोनिया यस, रेबीज वो तो भैया पेट वगैरह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, चिकन पॉक्स इसमें फीवर होता है मेनली। द डिसीज ऑफ रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, देखो अब जो इसका नाम है, द डिसीज रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ अ मस्कीटो, नो। फंगल इन्फेक्शन बाद में देखते हैं। वॉर्म्स, वॉर्म्स के द्वारा होती है रिंग वॉर्म, नहीं। ठीक है, ये वॉर्म्स ये वो है जैसे आपका टेप वॉर्म। ठीक है, ये वो टेप वॉर्म वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, टेप वॉर्म ये वो वॉर्म वाले वॉर्म है, राउंड वॉर्म वाला टेप वॉर्म। ठीक है, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। ठीक है, ये वॉर्म्स अलग हैं और ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शन अलग है। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन ये उनसे होते हैं। ये फंगल है, ये फंगस फंगस के द्वारा होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नो, फूड इन्फेक्टेड फूड से नो। तो आंसर क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन। ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन ऐसा होता है जो फंगल फंगल कॉज करती है। कौन सी फंगस भाई, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, नेक्स्ट 25th नंबर, क्वेश्चन नंबर, identify the correct pair representing the causative agent of the typhoid fever and the confirmatory test for typhoid। भैया विडाल टेस्ट है साल्मोनेला टाइफी के लिए, सबको पता है, पढ़ा चुके हैं 10-10 बार, सबको पता है साल्मोनेला टाइफी के लिए। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए, इसके लिए जो टेस्ट होता है ये आपके पास सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। निमोनिया के लिए ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक बाल आता है, बाल टेस्ट करा जाता है इसे, ब्रोंक्यूलर, ब्रोंक्यूलर एल्व्यूलर लवाज, लवाज। ठीक है, ये टेस्ट होता है साल्मोनेला टाइफी के लिए। बता दिया विडाल टेस्ट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए, इसके लिए स्लाइड बनाई जाती है बेटा, स्लाइड प्रिपरेशन, स्लाइड माइक्रोस्कोपी प्रिपरेशन। ठीक है, और भी काफी सारे मेथड होते हैं। किट, किट आती है, उसके जरिए हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करते जा रहा है तो काफी सारे टेस्ट आते जाते हैं मार्केट में। आप लोग जानते हो कि कोविड के टाइम पे सबसे पहले एक टेस्ट आया था जो किट के बेसिस पे बताता था, लेकिन वो 100% कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता था। किट से अगर कोई आपका इलाज करके टेस्ट बताता है ना, आप कभी भी जब कहीं लैब वगैरह में टेस्ट कराने जाएंगे तो आप किट से कोई टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रेगा न्यूज, आप लोग जानते होंगे कि प्रेगा न्यूज जो होता है वो क्या कहता है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है ना, ना जी ना। वो कभी भी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं करता, वो बस एक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक रिएक्शन है, बस इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक रिएक्शन। वो कभी भी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं करता। इसी तरीके से जितने भी किट वाले मेथड होते हैं वो कभी भी कंफर्म नहीं करते प्रेगनेंसी कंफर्म। ठीक है, वो उनमें चांसेस होते हैं कि वो रॉन्ग है। ठीक है, उसमें काफी सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ अ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, देखो इसका आंसर ये है, लेकिन अब सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ट्रोफोसाइट, ये एक रिंग फॉर्म होती है, रिंग फॉर्म स्टेज है। ठीक है, इसी के बाद ही ये डेवलप होते हैं आपके गैमेटोसाइट्स में। ठीक है, मेरोजोइट ये रिलीजिंग स्टेज है, शिजोंट के बाद, शिजोंट जो स्टेज होती है उसके बाद आफ्टर आपके मेरोजोइट, मेरोजोइट सेल को बस्ट करके रिलीज होते हैं। गैमेटोसाइट ये वापस से सक्ड आउट बाय द मॉस्किटो, मॉस्किटो, मॉस्किटो। ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन इन द मॉस्किटो ब्लड, मॉस्किटो गट, मॉस्किटो गट। क्लियर। 27, malignant territorial, where is malignant territorial malaria is caused by plasmodium। देखो मैलिग्नेंट टेरिटन का मतलब क्या है, देखो मैलिग्नेंट और टेरिटन ये दोनों वर्ड है ना, इनका बहुत कॉमन सा मतलब होता है कि देखो बेसिकली ऐसा मलेरिया जो लोकलाइज ऑर्गन तक में इंफेक्ट कर जाए और इस काफी लीथल हो। ठीक है, लीथल एंड इनफेक्ट सराउंडिंग ऑर्गन, सराउंडिंग ऑर्गन।
जैसे आपने मैलिग्नेंट कैंसर के बारे में पढ़ा था ना, उसी तरीके से ये होता है मैलिग्नेंट टेरेटियन मलेरिया, मतलब ऐसा मलेरिया जो काफी लीथल हो और जो इन्फेक्टेड सराउंडिंग ऑर्गन्स को इफेक्ट करे, तो वो होता है हमारा फैल्सीपैरम। मैंने बताया है फैल्सीपैरम के बारे में, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है और सबसे ज्यादा फीवर कॉज करता है। ठीक है, एक और होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दे रखा, ओवल दे रखा, मलेरिया दे रखा, एक और होती है प्लाज्मोडियम नोवेलेसी। नोवेलेसी ये रिसेंटली डिस्क्राइब है, रिसेंटली डिस्क्राइब प्लाज्मो, ये रिसेंटली डिस्क्राइब प्लाज्मोडियम स्पीशीज। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द एलिफेंटियासिस आर द ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नो। और कंटामिनेट फूड और वाटर, नो। ड्रॉपलेट्स, नो। ड्रॉपलेट्स ये कोई लंग्स इन्फेक्शन या फिर हम बात करें निमोनिया वगैरह तो नहीं है ना, तो आंसर इज दिस, मस्कीटो वेक्टर। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, फर्स्ट इज सेकंड। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, एक का थर्ड, सबको पता है। हिमोजोइन, हिमोजोइन कब रिलीज होता है? प्लाज्मोडियम के केस में, जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आरबीसी में से रिलीज होता है हिमोजोइन। बी, बी का हो गया फर्स्ट प्लाज्मोडियम। विडाल टेस्ट टाइफाइड अभी बताया था। सी का सेकंड, एलर्जी डस्ट माइट। डी का फोर्थ। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ए, ये तो सबको पता है। विच सेल आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द एड्स? देखो, एड्स की जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इस केस में बेटा जो एचआईवी वायरस होता है ना, वो हमारा टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वो सबसे पहले जब बॉडी में एंटर ही करता है ना, तो सबसे पहले तो वो मैक्रोफेजेस के पास जाता है, मैक्रोफेजेस, क्योंकि मैक्रोफेजेस आर द एपीसीज। एपीसीज, एपीसी किन्हें कहा जाता है? जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, इन्हीं को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं, ये तीन तरीके की होती हैं। एक होती है मैक्रोफेजेस, दूसरी होती है बेटा डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल, और तीसरी होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर हुआ? तो मैक्रोफेजेस क्या है बेटा? इसमें से एपीसीज है, तो सबसे पहले ये जाएगा और फिर उसके बाद यहां से इन्हें बस्ट करके इनमें अपने नंबर को इंक्रीज करके फाइनली ये जाते हैं टी हेल्पर सेल के पास। टी हेल्पर सेल के पास कौन सा रिसेप्टर होता है? CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर। तो वहां जाकर के अटैच हो जाते हैं और फाइनली अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एड्स वायरस मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अफेक्ट किसे करते हैं? अपने CD4, मतलब इन्हें, टी हेल्पर सेल को। CD साइटोटॉक्सिक टी सेल, इनको हम क्या कहते हैं? CD8 पॉजिटिव सेल्स। ये रेगुलेटरी सेल्स होती है, रेगुलेटरी टी सेल्स, और एक दूसरे लिए T70, ये दूसरे फंक्शंस करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका फंक्शन होता है रेगुलेट करना टी सेल्स के प्रोडक्शन को, रेगुलेट टी सेल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ठीक है, T7 वर्क इन द एक्टिवेशन ऑफ, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, ये इतने सारी तरह की टी सेल्स होती है, लेकिन आपके सिलेबस में बेटा आपको इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। जैसे ये दो हैं, ये जो दो है, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? CD4 पॉजिटिव सेल्स। ये CD4 का मतलब ये रिसेप्टर्स के नाम है, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं टी हेल्पर सेल के। ये टीसी साइटोटॉक्सिक टी सेल, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो ट्रिगर करती है बेटा, ये करती है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेटा दो ही तरीके की सेल्स आती है, बी सेल और एक टी हेल्पर सेल। इसमें आपकी बी सेल आएगी और टी हेल्पर सेल आएगी, और इसमें केवल आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एलाइजा इज यूज्ड
क्वेश्चन ELISA is used to detect the virus where the key agent is a alkaline phosphatase. ELISA क्या है? एक तरीके का टेस्ट है, इसे हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंजाइम। तो इसमें एंजाइम कौन सा होता है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसमें एंजाइम यूज होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज HIV फैक्ट्री? मैंने भी बताया था ना, तो इसमें कौन सा आएगा? मैक्रोफेजेस। सबसे पहले मैक्रोफेजेस के पास जाएंगे बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद, मैक्रोफेजेस से इनगल्फ कर लेंगे और फाइनली वहां पर ये नंबर इंक्रीज करते हैं। At which stage of a HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? जब भाई एड्स की स्टेज आ जाएगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग स्टेज को HIV कहते हैं और लेट स्टेज को हम एड्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि HIV जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। ठीक है। अगर कोई वायरस बॉडी में इंजेक्ट हुआ या फिर किसी भी मोड ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो हमारी बॉडी में गया, तो फाइनली वो इसकी स्टार्टिंग स्टेज है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुई है, अभी भी गया है, स्टार्टिंग स्टेज है। टाइम बीतता गया, टाइम बीता, फिर उसके बाद वो एड्स में तब्दील हो जाता है। एड्स में तब्दील कब हो जाता है? जब उसका इम्यून सिस्टम काफी लो हो जाता है। इम्यून सिस्टम काफी लो। ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में मैंने बताया है बेटा एड्स के। अभी मैंने जब ड्रग्स वाली सीरीज बताएंगे तो उनके लास्ट में मैंने अपने एड्स और कैंसर को कंप्लीट करा है। तो उसमें कपोसी सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ये सारे के सारे इन्फेक्शंस के नाम हैं। और ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ऐसे सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि भैया उसे एड्स हो गया है। एड्स क्या है? एक तरीके का सिंड्रोम है। एड्स क्या है? सिंड्रोम है। और HIV क्या है? वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। क्लियर हुआ? एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन? ये हो चुका है एड्स स्टेज। इन विच ब्लड कॉर्पस्कल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। अच्छा, तो इसका आएगा टी हेल्पर सेल। भाई कौन सी स्टेज होती है, कौन सा ऐसा ब्लड का पार्ट है इन विच, कौन सी ऐसी ब्लड की सेल्स है जिसके अंदर आपकी HIV वायरस रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस अपनी प्रोजेनी बनाएगा? तो टी हेल्पर सेल के पास जाता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कंटेन क्या कंटेन करता है? दो तरीके के एंजाइम कंटेन करता है, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा उसका नाम है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? उसके RNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा। नॉर्मल DNA और कॉम्प्लीमेंट्री DNA में फर्क होता है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो होता है इसमें बेटा एक्सॉन पार्ट, वेट अ मिनट, मैं 2 मिनट, काफी ज्यादा टाइम हो जाता है ना। तो देखो, RNA और कॉम्प्लीमेंट्री DNA, जब इंट्रॉन्स जो होते हैं रिमूव हो चुके हैं, नो इंट्रॉन्स, इसके अंदर नो इंट्रॉन्स और ओनली एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, ओनली एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेज 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स एंड कॉजेटिव एजेंट HIV? HIV कंटेन्स वन RNA मॉलिक्यूल ना, हाँ, दो दो होते हैं भैया, दो। HIV कंटेन टू आइडेंटिकल RNA मॉलिक्यूल एंड संस्कृत, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है। इट डज नॉट एस्केप इम्यून सिस्टम, गलत। 38, द इम्यून डेफिशिएंसी बिकम्स मार्क्ड वंस HIV स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग टी हेल्पर सेल, जब वो इम्यून सेल्स को ही मारने लगे। ठीक है, ये भी एक तरीके की इम्यून सेल्स है, लेकिन जब वो मेन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स को ही मारने लगे तो फाइनली HIV, हम कह सकते हैं इम्यून डेफिशिएंसी आने लगती है बॉडी के अंदर, क्योंकि टी हेल्पर सेल हमारी फंक्शन करती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, क्योंकि ये पार्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी का बी सेल के साथ मिलकर के। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा वो ड्रग से रिलेटेड आएंगे। अ ड्रग यूज फॉर लास्ट 400 years और मोर, इट कैन बी च्यूड, स्नफ्ड एंड स्मोक। ये तीनों चीजें याद रखनी, च्यूड, स्नफ एंड स्मोक। इट कंटेन निकोटीन, विच ड्रग इज अ, इट्स अ टोबैको, टोबैको 109%। कोकेन को हम स्नॉट करते हैं,
और हेरोइन को हम स्नॉट करते हैं, कैनाबिस का हम इंजेस्ट करते हैं, कैनाबिस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टोबैको यूज? इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है tobacco. Chewing of a tobacco increase the blood pressure due to the release of a catecholamines from the adrenal medulla. This stage is mental is this statement is correct. Number 41. ठीक है, तो wait a minute. Correct. So next question is 42. Which part of a poppy plant is used to obtain the drug smack? मतलब जो स्मैक होती है, स्मैक हमारी कहाँ से मिलती है? स्मैक हमारी मिलती है स्मैक लेटेक्स से, लेटेक्स, पॉपी प्लांट, पेपावर सोमनिफेरम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ड्रग? सिंथेटिक ड्रग इसमें कौन सी है? सिंथेटिक ड्रग ये हमें प्लांट से मिलती है, ये इरेथ्रोजैलम कोका, और ये हमें मिलती है कैनाबिस सटाइवा, और ये हमें मिलती है पेपावर सोमनिफेरम। ये एक तरीके की सिंथेटिक ड्रग है, ये हमारी सिंथेटिक ड्रग है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम? नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। ओपियम मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये तीनों के तीनों तो डेरिवेटिव हैं, लेकिन ये कोकेन, इरेथ्रोजाइलम कोका, इरेथ्रो इरेथ्रोजाइलम कोका। ठीक है। 45. द ड्रग हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ अ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ अ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन। देखो इसका आंसर है एसिटाइलेशन ऑफ अ मॉर्फिन। ठीक है, हेरोइन। विच ड्रग इज कॉमनली कॉल्ड द स्लीपिंग पिल्स? बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स ये एक सिंथेटिक ड्रग है, ये भी सिंथेटिक ड्रग्स है। ठीक है, ये ओपिएट नार्कोटिक्स जो ओपियम से मिलती है, ये एलएसडी, एलएसडी का वर्क क्या होता है? लाइसर्जिक डायमाइड। ठीक है, इसका नेम है लाइसर्जिक, लाइसर्जिक डायमाइड, डायमाइड। मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर सोर्सेज। कोकेन, कोकेन हमें मिलती है इरेथ्रोजाइलम कोका से। हेरोइन हमें मिलती है एंड मॉर्फिन एंड मैरिजुआना, मैरिजुआना हमें मिलता है कैनाबिस सटाइवा से। मॉर्फिन एक्ट एज अ सेडेटिव इन सर्जरी। हेरोइन हमें जो मिलती है पैरापर सोमनिफेरम से। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये हमें कैंसर के रिगार्डिंग डील करेंगे हम इनसे। कैंसर दैट अफेक्ट द अराइजेस इन द मेसोडर्मल टिश्यू इज नोन एज अ, जो मेसोडर्मल में होता है, देखो मेलेनोमास और लिम्फोमास आर द बेनाइन ट्यूमर जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, लिम्फ नोड्स में, और ये मेलानोसाइट्स में होते हैं। कार्सिनोमा, सार्कोमा जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, और ये ये एपी कार्सिनोमा जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में होते हैं, सार्कोमा जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। सार्कोमा होता है कनेक्टिव टिश्यू, और मीडोडर्मल टिश्यूज का आएगा आपका सार्कोमा, सार्कोमा। देखो लिख देता हूँ, ये होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यूज में, ये मेलानोसाइट्स में, मेलानोमा सेल्स, मेलानोमा सेल्स। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स में। ठीक है, ये होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, और मेसोडर्मल टिश्यूज, मेसोडर्मल टिश्यूज। नेक्स्ट, ल्यूकीमिया इज ए काइंड ऑफ अ ब्लड कैंसर, क्योंकि ल्यूकीमिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी से, ल्यूकीमिया सिर्फ ब्लड सेल्स है तो ब्लड कैंसर। एजेंट दैट प्रोड्यूस कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। देखो, जो कैंसर कॉज करता है उसे कार्सिनोजेनिक, जो म्यूटेशन कॉज करता है उसे म्यूटाजेनिक, म्यूटेशन जो कॉज करता है उसे हम म्यूटाजेनिक। ठीक है, जो पायरेक्सिया कॉज करता है
उसे पायरोजन, ठीक है। और जो कैंसर प्रोड्यूस करता है उसे कार्सिनोजेनिक, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैंसर सेल, इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल की नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ अ कैंसर सेल्स नहीं है। दे कंप्लीट विद द नॉर्मल सेल्स फॉर अ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ये तो है करेक्ट। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एरिया ऑफ फॉर्मेशन, दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये तो प्रॉपर्टी है भाई। दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो करता है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। आंसर 51 का बी। वेट अ मिनट, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें बताना है करेक्ट है। पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स टू रिलीव पेन, बेनाइन ट्यूमर शो प्रॉपरली मेटास्टेसिस, ये तो गलत है भाई, ठीक है। हेरोइन इज एक्सलरेट बॉडी फंक्शन, हेरोइन नहीं। मैलिग्नेंट ट्यूमर एग्जिबिट मेटास्टेसिस, हाँ ये सही है करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। 52 का डी, 52 का डी। Neoplastic characteristics of a cell refers to as a neoplastic characteristics of a cell, rapid growth of a cells, rapid growth of a cells, neoplastic। देखो न्यूप्लाज्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बता देते हैं। न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म का मतलब होता है एक तरीके से ट्यूमर, ठीक है, न्यूमर। और न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब ट्यूमर लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल व्हिच मींस द रैपिड ग्रोथ ऑफ अ सेल। Which of the following statement is not to regard the cancers in the relation of a mutation? A mutation destroyed telomerase inhibitor, ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। अभी कैसे गलत है अभी आपको बताता हूँ, सारे पढ़ लेते हैं एक बार। म्यूटेशन इज इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, हाँ ये सही है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय, अभी देख लेते हैं ये सही है गलत है, ये क्या कह रहा है, टीलोमरेज क्या होता है, ये सारी चीजों पर भी वर्क करते हैं। म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ अ टीलोमरेज, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ अ टीलोमरेज, अच्छा। म्यूटेशन इज अ प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट सेल साइकिल, म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट सेल, हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब देखो जो टीलोमरेज इनहिबिटर मतलब टीलोमरेज क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, उनके एंड पर एक कैप होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टीलोमर्स, टीलोमर। ये सेल के डीएनए को प्रिजर्व करके रखता है, सेल डीएनए को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व, ठीक है, प्रिजर्व करता है। अब टीलोमरेज जो टीलोमर्स को क्रिएट करता है वो एंजाइम है टीलोमरेज, टीलोमरेज, ठीक है। अगर इसका कोई इनहिबिटर है, इसका कोई इनहिबिटर है, ठीक है, तो म्यूटेशन अगर इसके इनहिबिटर में होएगा तो टीलो, इसका कोई इनहिबिटर है तो वो इनहिबिट इसे नहीं करेगा और ये एक्सेलरेट फंक्शन करेगा और टीलोमरेज को बनाएगा, ठीक है। और फाइनली ये सेल जो डीएनए का है वो प्रिजर्व होता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन डिस्ट्रॉइंग टेलोमेरेज, ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है। और हमारा जो गलत है वो है इसका ये, म्यूटेशन इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ अ टीलोमरेज, म्यूटेशन इनहिबिट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ अ टीलोमरेज, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कैंसर सेल्स में क्या होता है बेटा, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी की जा रही है, कैंसर सेल्स की। क्योंकि कैंसर सेल्स क्या होती है, वो चाहती हैं कि वो अनरेगुलेटेड मैनर में डिवाइड हो, अनरेगुलेटेड में मैनर में उनका डीएनए बने। अब जब सेल बनेगी तो उसका डीएनए बनेगा, उसका डिवीजन होगा, ठीक है, तो उसके अंदर डीएनए बनेगा। अगर उसका डीएनए वेस्ट होता रहेगा, उसके ऊपर कोई टीलोमर आकर के नहीं लगेंगे, सॉरी, टीलोमर आकर के नहीं लगेंगे, तो उसका सेल का डीएनए डैमेज होता रहेगा और वो सेल अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब जब कैंसर सेल रैपिडली ग्रोइंग अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ है, तो वो चाहेगी ना कि उसकी सेल के डीएनए के ऊपर टीलोमर आकर के लगे, तो वो टीलोमरेज एंजाइम को फेवर करेगी ना और उसके इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय करेगी। उसका इनहिबिटर का काम क्या है, टीलोमर को इनहिबिट करके रखना, और जब उसके टीलोमर को इनहिबिटर को इनहिबिट करके रखेगी तो वो अपना कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाएगा और टीलोमरेज फॉर्म होगा। तो क्लियर हुई बात। Alpha interferon is used in a cancer treatment because it directly kills cancer cells. It directly kills cancer cell. हाँ, कैसे? देखो, देखो कैसे, बाकी सब इसके आंसर नहीं हो सकते हैं, ये कैसे हैं? अल्फा इंटरफेरॉन्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ये भाई वायरली इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं, और ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल आकर के इनको किल कर देती है,
ठीक है। अब ऐसी सेल्स जिनके ऊपर अल्फा इंटरफेरॉन्स होंगे, तो हमारे बॉडी की साइटोटॉक्सिक टी सेल आकर के उन कैंसर सेल्स को एंगल्फ कर लेगी। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट हो गया ना कैंसर सेल्स का। आप देखो, जो अल्फा इंटरफेरॉन्स एंड बीटा इंटरफेरॉन्स है, ये दोनों के दोनों ऐसी सेल से रिलीज करते हैं, सेल रिलीज करती है जो बेटा वायरल इन्फेक्टेड, ठीक है, वायरल इन्फेक्टेड। और इन पर आकर के कौन सी सेल एक्ट करती है, हमारी इम्यून सिस्टम की इम्यून सेल का नाम क्या है, उस इम्यून सेल का जो एकदम वर्क इम्यून सेल का नाम है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आकर के इनके ऊपर वर्क करेंगी। अब जो भी सेल अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन सिक्रीन करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल आकर के उन्हें एंगल्फ कर लेगी। अब अगर हम इनका यूज कैंसर सेल पे कर दें, कैंसर सेल है ये हमारी कोई, ठीक है, इसके ऊपर ये अल्फा और बीटा सिक्रीट हो रहे हैं, अल्फा और बीटा, तो यही साइटोटॉक्सिक टी सेल आकर के हमारी कैंसर सेल पे आकर के वर्क करेगी और इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय करेगी, ये एक तरीके का क्या हो गया, ट्रीटमेंट ही तो हो गया, क्लियर हुआ। अल्फा इंटरफेरॉन टू यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज डायरेक्टली किल द कैंसर सेल्स। मतलब आपको ना सोचना है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इम्यूनिटी के बारे में सोचना है, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इम्यूनिटी की। आप किस तरीके से लगा सकते हैं, आपको इंटरफेरॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंटरल्यूकिन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आपको इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको टॉलरेंस पावर के बारे में पता होना चाहिए, टॉलरेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी जितनी चीजें भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज आप जाइए और पार्ट 2 को देखिए, इम्यूनोलॉजी को देखिए, और उस पे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ग्रोथ करने में हेल्प करिए मेरी, ताकि मैं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटीवेनम इंजेक्शन contain performed antibodies while polio drops they are administered into the body contains। देखो, इसमें दो तरीके की बात करिए, एक तो एंटीवेनम वैक्सीन की बात करिए, इंजेक्शन वैक्सीन की बात करिए, कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी मतलब जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, वाइल द पोलियो ड्रॉप पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन, ठीक है। अब इसमें जो बात कही है जो पोलियो ड्रॉप की, उसके अंदर जो पोलियो पोलियो वैक्सीन की हम बात करते हैं, पोलियो वैक्सीन ये दो तरीके की आती है, एक ओपीवी और एक आईपीवी, ठीक है, एक जो ओरली दी जाती है और एक दूसरी जो इंजेक्ट करी जाती है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब तो इसमें कौन से पैथोजन होते हैं, मेनली एटेन्यूएटेड, इसमें कौन से होते हैं, एटेन्यूएटेड, पोलियो ड्रॉप में एटेन्यूएटेड होते हैं, ठीक है। एंटीवेनम में क्या होता है, बॉडी एंटीवेनम में एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, एंटीवेनम में। अब ये एंटीवेनम किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है ना, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी को भी आपको जानना हो कि पूरी वैक्सीनोलॉजी पढ़नी है ना आपको, कि एटेन्यूएटेड क्या होती है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है, अगर पूरी केवल एक वीडियो आपको वैक्सीन पे चाहिए, शुरुआत से लेकर के बेसिक से लेकर के एकदम एंड तक की, कैसे मैं आपको ये तक भी बताऊंगा कि आपकी जो कोवैक्सीन हम कहें या फिर अभी जो कोविड में वैक्सीन आई थी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, वो किस तरीके से बनी थी, उनमें कौन सी वैक्सीन का टाइप आता है, सारी वैक्सीनों के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मल रेंज में कौन सी प्रेजेंट होती है, बीसीजी क्या होती है, एमएमआर वैक्सीन क्या होती है, डीटीपी वैक्सीन क्या होती है, डिफरेंट काइंड की वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। देखो, एटेन्यूएटेड एक्टिवेटेड पैथोजन, इससे मतलब एक एक्टिवेटेड पैथोजन रहता है वैक्सीन के अंदर, मतलब जिसमें से एंटीजेनेसिटी लूज कर दी जाती है। एंटीजेनेसिटी मतलब ऐसी पावर उसकी जिससे वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर पाए, उसे किल कर दिया जाता है एंटीजेनेसिटी। गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, हार्वेस्टेड एंटीबॉडी, तो इसमें कौन सी होती है, ये वाली एंटीवेनम, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। देखो, इसमें आएगा यीस्ट। अब क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा, यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये भी माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ये एल्गी है, मे बी शायद, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, इसको अभी देख के बताते हैं, लेकिन यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट्स के लिए जब वैक्सीन, जब ह्यूमन बॉडी के लिए बेटा वैक्सीन बनाई जाती है ना, ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन का मोस्टली उनका जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा यूकैरि हम यूकैरियोट्स में आते हैं, हम यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है।
तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो भी वैक्सीन बनाई जाती है उसको एक यूकेरियोटिक सिस्टम में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल यीस्ट के अंदर प्रिपेयर करा जाता है जितनी भी वैक्सीन हमें बनाई जाती है बनने से पहले, मार्केट रिलीज से पहले। तो आपका यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोट्स है। तो आपको सारी नॉलेज लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस। इसमें कौन सी वैक्सीन क्या होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये पीवाईक्यू है एक तरीके का। ठीक है, यहाँ से पीवाईक्यूज और भी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं पीवाईक्यूज के बारे में। मैच करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है, ये एक तरीके का टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन। पोलियो वैक्सीन, इट्स अ किल्ड वैक्सीन। ट्यूबरक्लोसिस, इट इज अ हार्मलेस बैक्टीरिया। वूपिंग कफ, इट इज हार्मलेस वायरस। ठीक है, हार्मलेस वायरस। क्लियर हुआ सभी को। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक तरीका बैक्टीरिया, तो हार्मलेस बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, पहले मैच द फॉलोइंग्स का सबसे बढ़िया सॉल्व करने का तरीका, पहले आपको जो पता है ना उसको लगा दो, फिर उसके हिसाब से अपने आंसर में ढूंढना। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज और लगाने की कोशिश करना कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होता है, इसमें 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का माइकोलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ट्यूबरोक्लोसिस में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन क्या है कि एक तरफ इसका फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कैलवेट ग्यूरिन होती है। ठीक है, उस तरीके से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में और दिमाग लगाओगे तो आपको पता लगेगा वो एक बैक्टीरिया है। तो देखो आप इसमें क्या है, हार्मलेस बैक्टीरिया इसकी बात की जा रही है। हार्मलेस बैक्टीरिया, हार्मलेस वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है 59, अस्थमा। अस्थमा में बी एट्रीब्यूट्स टू एलर्जिक इन्फेक्शन ऑफ अ मास सेल इन द लंग्स। क्योंकि अस्थमा क्या है, एक तरीके की एलर्जिक रिएक्शन ही होती है अस्थमा। ठीक है, हाउ मेनी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इसमें से रॉन्ग कौन कौन से हैं, देखते हैं भाई रॉन्ग कौन कौन से हैं। कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन एंटीजन। कोलेस्ट्रॉम में एंटीजन थोड़ी होता है, उसमें तो आईजीए एंटीबॉडी होती है भाई। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरस से कॉज होता है। टिश्यू कल्चर इज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग अ वायरस फ्री प्लांट, यस। ठीक है, बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ अ फर्मेंटेशन ऑफ अ ग्रेप जूस, ग्रेन्स। ग्रेन से बनाई जाती है, ग्रेन से। ग्रेन जौ होता है, उनसे बनती है, ग्रेन से। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। देखो तो इसका आंसर है, ये डी गलत है, बी गलत है और ए गलत है। तो सही कौन सा है इसमें से, ये। बाकी सारे ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है, ए बी एंड डी। ए बी एंड डी। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर सारे आपके खत्म होते हैं। ठीक है, नीचे आंसर की दे रखी है मैंने। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। और आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में, जब मेरी सबसे पहली या फिर दूसरी वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला था अपने कोचिंग क्लासेस का या फिर अपने पूरे फाउंडेशन का। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें मैंने सारी चीजें लिख रखी है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने लिए हैं और आपको मेन मेन चीजों पे किस पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें कैंसर के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्यूमर के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्सिनोजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीटमेंट एंड मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में बात कर चुके हैं। देखो मैं एक चीज अभी बता भी देता हूँ। जैसे ऑन्कोजीन्स की जब बात होती है ना, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो ऑन्कोजीन्स पहले के होते हैं, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटो ऑन्को जीन, ये एक तरीके से कैंसर कॉजिंग कैपेबिलिटी होती है इनमें, कैपेबिलिटी। ठीक है, बट ये नॉर्मल सेल के अंदर रहते हैं, नॉर्मल सेल के। जब किसी भी तरीके का, मैं समझा देता हूँ, जब किसी भी तरीके का म्यूटेशन होता है, ठीक है,
तो ये ऑन्कोजीन्स में तब्दील हो जाते हैं, ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो ये कैंसर कॉजिंग होते हैं और ये कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं, कैंसर कॉजिंग कॉजिंग। ठीक है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे P53, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, ये सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। ये ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, ये ट्यूमर को सप्रेस करके रखते हैं। सप्रेस का मतलब रोक करके रखते हैं। इनमें अगर म्यूटेशन हो जाता है बेटा, म्यूटेशन, तो फाइनली कैंसर ही कॉज होता है, कैंसर कॉज हो जाता है। ठीक है, कैंसर कॉज हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ प्लांट, ठीक है, और ये सब मैं अपनी ड्रग वाली वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 3 में। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में। और भी कुछ चीजें अगर रह जाती हैं तो अभी देख लेते हैं फटाफट से। ये HIV के बारे में स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, टारगेट सेल हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसमिशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन्फेक्शन डिजीज के बारे में हम एलाइजा वेडाल इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट के बारे में, लाइफ साइकिल पैरासाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिसीज पैथोजन मैचिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा है? इम्यूनोलॉजी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर ये भी हो चुका है, लिम्फॉइड ऑर्गन एंड क्लासिफिकेशन ये भी हो चुका है, ऑटो इम्यून डिसीज एंड ये भी हो चुका है। ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है बेटा। ये मैंने कुछ टिप्स डाल रखे हैं यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए, कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक चीज और है। ठीक है, एक कहीं पे ना एक टर्म सुनी थी, हाइपर इम्यून हॉर्स सीरम। देखो इसका मतलब क्या है? हाइपर इम्यून हॉर्स सीरम का मतलब क्या है? यहाँ पे तीन वर्ड है, हाइपर इम्यून, हॉर्स और सीरम। देखो हम लोग जानते हैं सीरम के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। हॉर्स क्या है? एक एनिमल है। ठीक है, हाइपर इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? इम्यूनिटी को। अब देखो यहाँ पर एनिमल, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी। अगर हमें किसी भी टॉक्सिन के अगेंस्ट, या फिर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनानी होती है, एंटीजन के अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीजन को इंजेक्ट कर देते हैं किसी हॉर्स में, हॉर्स या फिर रैबिट, रैबिट। ठीक है, उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है, उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है, एंटीबॉडी मेकिंग स्टार्ट करती है। ठीक है, आफ्टर सेवरल डेज, एटलीस्ट 23 to 25 डेज लेटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें से सीरम को कलेक्ट करते हैं, सीरम को कलेक्ट करते हैं, और उसमें से एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, वैक्सीन इस तरीके से बनती है। कि वैक्सीन के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं बेटा। ठीक है, उनके बनाने का सबका अलग अलग तरीका है। वैक्सीन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन होती है, और एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और आपकी कंजुगेट वैक्सीन। बहुत सारी वैक्सीन के टाइप होते हैं। सब यूनिट वैक्सीन, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन होती है, और डिफरेंट डिफरेंट इनके मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के। लेकिन जहां पर भी ये वर्ड है ना, हाइपर इम्यून और सीरम, ठीक है, तो एंटीबॉडी, तो सीरम में ही बेटा एंटीबॉडी होती है, याद रखना। ठीक है, और अगर किसी के अंदर डायरेक्ट ही ये एंटीबॉडी दी जा रही है तो वो किस में आएगी? उसकी कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? वो उसकी पैसिव कहलाएगी, एक्टिव कहलाएगी? पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी।
नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर? तो चलो, आज के लिए बस बेटा इतना ही। तो best wishes for the NEET 2026. So this is all about the today's video. Please subscribe my YouTube channel and help me to grow my YouTube channel. Please. Thank you.